नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या टॉपिक देखेंगे। दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा है, तो उसी कंटिन्यूएशन में हम इसे अब टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, देशपांडे और रानडे की बुक से। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम वो क्या होती है। दोस्तों, हमें पता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉस्ट्रिल, नाइजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंग्स। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन भागों का समावेश होता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होती है उसमें ट्रकिया, ब्रोंकाई और अल्वियोलाई इनका समावेश होता है। दोस्तों, जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को हमारे शरीर के अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर करने को बोलते हैं, तो वो जिस ऑर्गन से होती है उसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। मतलब नॉस्ट्रिल की मदद से इंस्पायर्ड एयर एंटर होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। और जो एयर रहती है वो शुरुआत में कोल्ड रहती है, लेकिन जैसे ही वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करती है वो धीरे धीरे वार्म होना शुरू हो जाती है। और ये जो नॉस्ट्रिल रहता है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है और हेयर प्रेजेंट रहते हैं। उसकी मदद से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो नॉस्ट्रिल्स के अंदर स्टक हो जाते हैं। मतलब वो उनकी एंट्री जो होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं होने दी जाती, उनको वहाँ वहीं पे ही रोक दिया जाता है। उसके बाद जो एयर होती है, जो वार्म अभी एयर हुई है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भेज दिया जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो किस तरह से जाती है, तो वो पहले ट्रकिया में जाएगी, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स से होके वो एल्वियोलाई तक सफ़र करती है। और एल्वियोलाई जो होता है वहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझना है कि जो एल्वियोलाई है वहाँ पे एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे ट्रकिया। तो ये जो ट्रकिया होता है उसके बारे में हम समझेंगे कि ट्रकिया का शेप हमें पता होना चाहिए कि ये हॉलो ट्यूब होती है। हॉलो ट्यूब होती है, उसके अंदर इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। उसके बाद वहाँ पे सब म्यूकोसा होता है, मसल कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं और फाइबर्स, इन सब चीज़ों से वो बना हुआ होता है। जो ट्रकिया रहता है उसमें 20 हाइलिन कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट रहती है। वो ट्रकिया के सराउंडिंग, मतलब जो ट्रकिया है उसके सराउंडिंग में 20 हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट रहती है। और इन रिंग होने की वजह से जो ये क्या करती है रिंग्स, 20 हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग, वो दैट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ ट्रकिया। तो ट्रकिया का कोलैप्स होने से बचाने में वो मददगार साबित होती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ट्रकिया के अंदर, उसके अंदर जो एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है उसे हम कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। और उसके साथ ही वहाँ पे सिलेटेड सेल भी प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही म्यूकस मेम्ब्रेन में गॉबलेट सेल और ट्रकियो ब्रोंकियल ग्लैंड्स भी उपस्थित रहती है। जो गॉबलेट सेल जो होती है वो म्यूकस सिक्रेट करती है। ठीक है, जो गॉबलेट सेल जो होती है वो म्यूकस सिक्रेशन का काम करती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्रकिया के अंदर 20 हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट रहती है जो कि ट्रकिया को सराउंड करती है और उसकी मदद से ट्रकिया जो है वो उसका कोलैप्स नहीं होता है। लोअर एंड जो रहता है ट्रकिया का, एट द लोअर एंड ऑफ ट्रकिया वेयर 2 ब्रोंकाई बाइफर्केट्स, मतलब जहाँ पे 2 ब्रोंकाई बाइफर्केट होते हैं उस एरिया को हम कैरिना कहते हैं, या फिर उसको हाइलर रीजन भी कहा जाता है। और ये जो हाइलर रीजन रहता है वहाँ पे जो सप्लाई रहता है, मतलब सेंसरी नर्व एंडिंग्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे सप्लाई रहता है। और उसी वजह से वहाँ पे हमें अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल वहाँ पे जाता है तो उस समय वहाँ पे कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है। ठीक है, तो जो लोअर एंड ऑफ ट्रकिया होता है जहाँ से ब्रोंकाई बाइफर्केट होता है उसे हम कैरिना कहते हैं या उसे हाइलर रीजन कहते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई रहता है सेंसरी नर्व एंडिंग्स का। और अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स या कुछ रिगर्जिटेशन ऐसी कंडीशन उत्पन्न हुई तो उस वक्त वहाँ पे कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है। दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया?
नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो नर्वस सप्लाई जो है वो कैसे होता है, मतलब उसको कौन सी नर्व्स उसको सप्लाई करती है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। द मसल ऑफ द एयरवे ट्यूब आर सप्लाइड बाय एएनएस, मतलब जो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है उनका उससे सप्लाई होता है। उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होगा कि ब्रोंको डायलेटेशन होगा, मतलब ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि इंजेक्शन एड्रेनालिन, आपको आगे पता चलेगा कि इंजेक्शन एड्रेनालिन जब किसी व्यक्ति में ब्रोंकोस्पैज्म होता है तो उस वक्त इंजेक्शन एड्रेनालिन दिया जाता है और इंजेक्शन एड्रेनालिन देने के बाद वहाँ पे ब्रोंको डायलेटेशन उत्पन्न होता है। उसी तरह से जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है वो ब्रोंको डायलेटेशन में मदद करती है। सेम वे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है वो ब्रोंकोस्पैज्म इनिशिएट करती है, मतलब अगर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो गई तो उसकी वजह से ब्रोंकोस्पैज्म आएगा, और ब्रोंकोस्पैज्म होने के साथ ही सिक्रीशन ऑफ ट्रकियोब्रोंकियल ग्लैंड्स, जो ट्रकियोब्रोंकियल ग्लैंड्स रहती है उनकी सिक्रीशंस भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो सेंसरी नर्व्स वहाँ पे रहती है, कहाँ पे, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में, वो एक्टिवेट किस वजह से होती है, तो एक्टिवेट होने के उनके कारण रहते हैं जो इरिटेंट्स फ्यूम्स रहती है, मतलब कुछ ऐसे दुर्गंध या कुछ ऐसे फ्यूम्स, या फिर कोल्ड एयर की वजह से भी वो सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद वायरस इसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके कारण ब्रोंकोस्पैज्म जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। जो म्यूकोसा रहता है, हमने देखा कि म्यूकोसा कहाँ पे रहता है, ट्रकिया के अंदर जो म्यूकोसा रहता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ सेल ऐसी होती है जिनके अंदर बेजोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो बेजोफिलिक ग्रैन्यूल्स जो होते हैं दैट रिलीज सम केमिकल्स, वो कुछ एक तरह का केमिकल्स या जैसे मेडिएटर्स कहते हैं उसको रिलीज करते हैं, और वो रिलीज होने के बाद दैट लीड्स टू ब्रोंकियल अस्थमा, मतलब उसकी वजह से ब्रोंकियल स्पैज्म में बैठता है उस व्यक्ति को, और उस वजह से ब्रोंकियल अस्थमा जैसे लक्षण उसमें उत्पन्न होते हैं। जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उनमें हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स ऐसे केमिकल्स उस वक्त वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब म्यूकोसा के अंदर जो सेल रहती है उसे हम उसके अंदर बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, किसी बाहर की फॉरेन मटेरियल्स या कुछ फ्यूम्स या कुछ एयर की वजह से या कुछ वायरसेस की वजह से उसके अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनकी वजह से ब्रोंकियल स्पैज्म उत्पन्न होता है और उस वजह से ब्रोंकियल अस्थमा जैसी कंडीशंस उत्पन्न होती है। और वो जो मेडिएटर्स रहते हैं उसके बीच में उसे हम हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन्स रहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को ऐसा अटैक आता है अस्थमेटिक, तब वो जो डॉक्टर के पास जाता है तब डॉक्टर उन्हें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देते हैं लाइक बेनेड्रिल, और उसकी वजह से वहाँ पे जो स्पैज्म आया है वो रिलीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो लंग की अल्वियोलाई होती है दैट लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। लंग की अल्वियोलाई में अगर हम गए तो लंग की जो अल्वियोलाई होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियल्स की वहाँ पे लेयर होता है, और स्क्वैमस एपिथेलियल सेल में वहाँ पे दो तरह की सेल्स प्रेजेंट रहती है, एक टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 सेल होती है और टाइप 2, ये दो तरह की सेल लंग्स के एल्वियोलाई में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो जो टाइप 2 रहती है, टाइप 2 जो सेल होती है वो प्रोड्यूस करती है किसे, सरफेक्टेंट, इट प्रोड्यूसेस सरफेक्टेंट। और ये सरफेक्टेंट का रोल क्या रहता है, सरफेक्टेंट का रोल जो रहता है वो लंग्स को कोलैप्स होने से वो बचाने का काम करता है। ठीक है, और ये जनरली अगर न्यूबॉर्न बेबी है या इन्फेंट्स है जिनमें सरफेक्टेंट्स की लेवल कम होती है उनमें लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं और उस वजह से वो बच्चा या इन्फेंट्स ARDS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी बीमारियों से जूझ सकता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि लंग्स के अंदर जो अल्वियोलाई प्रेजेंट रहती है उसके अंदर स्क्वैमस एपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहती है, और उसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, और टाइप 2 जो रहती है वो सरफेक्टेंट को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कंडक्टिंग जोन जो होते हैं, कंडक्टिंग जोन मतलब क्या या रेस्पिरेटरी जोन मतलब क्या, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो दोस्तों कंडक्टिंग जोन मतलब क्या, ट्रकियोब्रोंकियल ट्री में जहाँ पे एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब ऐसा ट्रकियोब्रोंकियल रीजन में या ट्रकियोब्रोंकियल ट्री में ऐसा पार्ट जहाँ पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, उस पैसेज को हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं। ये पैसेज रहता है पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी एयर, मतलब रेस्पिरेटरी एयर के लिए पैसेज का काम करता है। इसे ही हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर एक्चुअली नॉट इन्वॉल्व इन द एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज। ठीक है,
तो एनाटॉमिकल जो डेड स्पेस होती है हेल्दी पर्सन में वो रहती है 150 ml तक। तो हमें एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस हेल्दी पर्सन में कितना रहता है, तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि वो 150 ml तक वो रहती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जो ब्रोंकाई होता है उसका डायमीटर मोर देन 1 mm रहता है और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनका डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैज़ एक्सट्रीमली थिन वॉल विदाउट म्यूकस मसल कार्टिलेज। ठीक है, ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही थिन होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होने वाला है और उसके अंदर कोई भी मसल कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं रहता है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स प्लस अल्वियोलाई दोनों साथ मिलके हियर O2 एंड CO2 एक्सचेंज टेक्स प्लेस, मतलब एक्चुअल जो गैसियस एक्सचेंज जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स प्लस अल्वियोलाई के अंदर ही वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है। दोस्तों जैसे हमें पता है कि ब्रोंकियल मसल वहाँ पे उपस्थित रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसका क्या महत्व रहता है, तो ब्रोंकियल मसल में दे अंडरगो स्पैज़म क्यों आता है, तो स्पैज़म आने के भी अलग अलग रीज़न बताए हैं कि स्पैज़म एक तो एक्चुअली वो कुछ भी अनअवॉइडेबल कंडीशन आती है, मतलब कुछ भी इरिटेटिंग सब्सटेंस या इरिटेटिंग गैस या कुछ इरिटेटिंग फ्लूइड लाइक एस्पिरेटेड फ्लूइड और जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है जो कि लंग में एंटर करने वाले हैं उन्हें रोकने के लिए वहाँ पे जो ब्रोंकियल मसल होते हैं वो स्पैज़म में चले जाते हैं। उसके साथ ही दोस्तों वहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, ग्लैंड्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रेसेस, उनका क्या महत्व रहता है, तो वो एक्चुअली म्यूकस सिक्रेशन करने का काम करती है। म्यूकस सिक्रेशन करने की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो स्टक किए जाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में और उनको बाद में प्रोपेल टुवर्ड्स द लैरिंग्स कर दिया जाता है। और एक तो लैरिंग्स में आने के बाद उनको कफ रिफ्लेक्स के मदद से उनको कफ आउट किया जाता है या फिर उन्हें स्वालो किया जाता है। इस तरह से लंग में जो कुछ भी अनवांटेड सब्सटेंस या अनवांटेड मटेरियल की एंट्री होने वाली है उसे रिमूव कर दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट अब हम देखेंगे पल्मोनरी ब्लड सप्लाई किस तरह से होता है। ठीक है, मतलब जो ब्लड सप्लाई होता है वो किस तरह से होता है। पल्मोनरी आर्टेरियल सिस्टम, तो यहाँ पे दो सिस्टम्स रहती है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी सिस्टम और दूसरी रहती है ब्रोंकियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम जो होती है वो एक्चुअली राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नेक्स्ट दोस्तों ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो एंटर्स इन द राइट लंग और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है एंटर्स इन लेफ्ट लंग। उसके बाद वो उनकी अलग और फिर ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग होती है और वो एंड में कैपिलरीज में रूपांतरित हो जाती है। सेम वे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी भी ब्रांचिंग रीब्रांचिंग होती है और वो एंड में पल्मोनरी कैपिलरीज में डेवलप हो जाती है। उसके बाद ये पल्मोनरी कैपिलरीज का एक सराउंड करती है एल्वियोलाई को, मतलब एल्वियोलाई को पल्मोनरी कैपिलरी सराउंड करती है और उसके बाद गैसेस एक्सचेंज जब होता है उस वक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन और CO2 इनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण ज़्यादा होता है, वो पल्मोनरी वेंस की मदद से लेफ्ट एट्रियम तक भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस तरह से जो पल्मोनरी आर्टेरियल सिस्टम वर्क करती है। तो एक तो सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी सिस्टम जो होती है वो इस तरह से होती है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, आगे चल के वो राइट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होती है। उसके बाद राइट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट लंग में जाती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग में जाती है, उसकी ब्रांचिंग होके एंड में वो पल्मोनरी कैपिलरीज में वो रूपांतरित हो जाती है और ये पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती है वो अल्वियोलाई को सराउंड करती है। और उसके बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है उसको पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया जाता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो नेक्स्ट अब देखेंगे कि ब्रोंकियल आर्टरी जो होती है उसका कैसा होता है। जो ब्रोंकियल आर्टरी जो होती है वो डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा, मतलब एओर्टा से डायरेक्ट ब्रोंकियल आर्टरी निकलती है और ये जो ब्रोंकियल आर्टरी का काम होता है इट सप्लाइज आर्टेरियल ब्लड टू द लंग्स, मतलब लंग्स को आर्टेरियल ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम ये करती है। और इसका रिटर्निंग जो पाथवे रहता है वो दो पाथ से जाती है, एक तो अजाइगस सिस्टम से जाती है या फिर पल्मोनरी वेंस में वो
मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो रिटर्निंग पाथ में वो पल्मोनरी वेंस के साथ ज्वाइन हो जाती है या फिर अजाइगस सिस्टम की तरह ये चली जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम प्लूरा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों प्लूरा क्या होता है? जो प्लूरा जो होता है वो एक कवरिंग होता है, बाय लेयर्ड कवरिंग होता है लंग्स का। ईच लंग्स कवर्ड बाय डबल लेयर्ड सैक कॉल्ड प्लूरा। तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पैराइटल प्लूरा और दूसरा विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा जो रहता है आउटर कवरिंग रहता है लंग्स का, और विसरल प्लूरा जो रहता है इनर कवरिंग रहता है। ये जो पैराइटल और विसरल प्लूरा जो रहते हैं उनके बीच में जो स्पेस रहती है उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं, और उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। उसका क्वांटिटी रहता है 2 ml तक वो प्लूरल फ्लूइड वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। दिस फ्लूइड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन टू प्लूरा। ये जो फ्लूइड रहता है उसकी मदद से जो फ्रिक्शन होने वाला है मतलब पैराइटल और विसरल प्लूरा में वो रोक दिया जाता है या उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है। जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है जैसे टीबी या प्लूरल एफ्यूजन, उसमें प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट या प्लूरल फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। उसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है या बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पे उत्पन्न होती है। और ये जो प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाता है उसे हम विद द हेल्प ऑफ टैपिंग मतलब वहाँ पे सुई लगा के जो एक्स्ट्रा प्लूरल फ्लूइड है उसे बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अभी जो मेजर टॉपिक्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसकी तरफ जा रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होती है या जो रेस्पिरेशन होता है उसमें 4 मेजर इवेंट्स हैपन होते हैं। एक तो पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा जो होता है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, थर्ड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 टू एंड फ्रॉम द सेल्स, और एंड में होता है रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन से। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में बहुत सारी टर्म्स आएंगी, उसके बारे में अब हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की बात आएगी, उसके बाद सरफेक्टेंट की बात आएगी, लंग कॉम्प्लायंस की बात आएगी, और उसके बाद जो स्पायरोमेट्री है उसकी भी बात आएगी। तो उसे हम एक एक करके अब हम देखेंगे। तो दोस्तों अब हम पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारे जो लंग्स होते हैं वो एक्सपांड भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन ये जो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। एक तो डाउनवर्ड मूवमेंट्स एंड अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ डायफ्राम, और दूसरा एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब्स। तो एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब्स एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ डायफ्राम की मदद से हमारे लंग्स जो होते हैं वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में डायफ्राम एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स ऑकर। इसका मतलब क्या है, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो जिस वक्त हम इंस्पिरेशन करते हैं मतलब सांस अंदर लेते हैं उस वक्त डायफ्राम की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन जब एक्सपीरेशन करते हैं मतलब जब सांस बाहर छोड़ते हैं उस वक्त डायफ्राम जो होता है वो सिंपली रिलैक्स होता है और वो अपनी पूर्वावस्था में फिर से वापस आ जाता है। मसल जो चेस्ट केज को एलिवेट करते हैं उन्हें मसल ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है। उसके अंदर नेक मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पे कि जो इंस्पिरेशन है वहाँ पे डायफ्राम की इंस्पिरेटरी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। एक्सपिरेशन में डायफ्राम का ज़्यादा रोल नहीं होता है क्योंकि वो रिलैक्स होता है और अपनी जो नॉर्मल या पोजीशन है उसको एक्वायर्ड करता है। लेकिन मसल जो चेस्ट केज को एलिवेट करते हैं उन्हें मसल ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है। उसके अंदर नेक मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो मसल चेस्ट को डिप्रेस करते हैं वो मसल एक्सपिरेशन के होते हैं। मतलब चेस्ट को डिप्रेस करने वाले वो मसल होते हैं वो मसल ऑफ एक्सपिरेशन होते हैं। उसके अंदर एब्डोमिनल रेक्टस मतलब पेट के मसल की मदद से ये सब होता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर बिकम स्लाइटली निगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों हमें ये याद रखना है कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तब इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जो होता है वो स्लाइटली निगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर होता है वो स्लाइटली निगेटिव होता है, और एक्सपिरेशन में इसका उल्टा होता है। एक्सपिरेशन में इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर स्लाइटली राइजेस, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों हमें पता है कि लंग्स के अंदर रिकॉइल टेंडेंसी होती है, मतलब उसके अंदर उपस्थित रहने वाले इलास्टिक फाइबर की मदद से लंग अपने शेप में फिर से रिकॉइल होते हैं या फिर अपने शेप में आ जाते हैं। मतलब जब इंस्पिरेशन करते हैं और इंस्पिरेशन होने के बाद वो पैसिवली
अपने अपने वापस फिर से शेप में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम सरफेक्टेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सरफेक्टेंट के बारे में हमने पहले भी बात की है कि वो एक तरह का लिपोप्रोटीन का मिक्सचर रहता है दैट इज सिक्रेटेड बाय टाइप 2 ग्रैनुलर न्यूमोसाइट्स विच इज़ प्रेजेंट इन द म्यूकसा। उसके बाद सरफेक्टेंट का फंक्शन क्या रहता है, इट रिड्यूसेस कोलैप्स टेंडेंसी ऑफ लंग्स की जो नेचुरल कोलैप्स टेंडेंसी रहती है उसे कम करने में सरफेक्टेंट बहुत ही मददगार साबित होते हैं। इन प्रीमेच्योर बेबीज inadequate quantities of surfactant causes respiratory distress syndrome। अगर जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं उनके अंदर अगर सरफेक्टेंट की मात्रा कम रही तो उस वजह से उनके लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं और उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी कंडीशंस उत्पन्न होती है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखेंगे लंग कॉम्प्लायंस क्या होता है। लंग्स कॉम्प्लायंस ये वर्ड हमने पहले भी देखा है कि कॉम्प्लायंस मतलब द एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स इज कॉल्ड एज कॉम्प्लायंस। मतलब लंग्स या थोरैक्स जो है वो कितना एक्सपांड होगा, मतलब उसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, उसकी एक्सपेंसिबिलिटी, उसे हम कॉम्प्लायंस कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कॉम्प्लायंस रहता है लंग्स एंड थोरैक्स का टुगेदर अगर काउंट करना है हमें तो वो रहता है 0.13 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर। ठीक है, तो कॉम्प्लायंस क्या रहता है, कॉम्प्लायंस इज द एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स और इसका नॉर्मल रेंज रहता है लंग्स एंड थोरैक्स का टुगेदरली अगर काउंट करेंगे तो 0.13 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर। ठीक है, जो जिस कंडीशन में लंग कॉम्प्लायंस डिक्रीज होता है उसमें लंग्स के अंदर कुछ फाइब्रोटिक चेंजेस आते हैं, उस वजह से लंग्स का कॉम्प्लायंस वहाँ पे डिक्रीज होता हुए हमें दिखाई देता है। कंडीशन विच डिस्ट्रॉय लंग टिश्यू और बिकम फाइब्रोटिक, उस कंडीशन में लंग्स का जो कॉम्प्लायंस होता है वो कम होता हुआ दिखाई देता है। जनरली डिफॉर्मिटीज़ ऑफ चेस्ट केज या फाइब्रोटिक प्लूरोसी या कुछ कैंसरस कंडीशन उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे जो कॉम्प्लायंस होता है वो डिक्रीज होता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि कॉम्प्लायंस मतलब एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स, उसका नॉर्मल प्रमाण कितना है और उसकी कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें लंग कॉम्प्लायंस कम होता है, उसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ब्रीदिंग जो है किस तरह से होती है। तो ब्रीदिंग जो होती है वो एक्चुअली रेस्पिरेटरी मसल जो इन्वॉल्व होते हैं उनकी मदद से वहाँ पे ब्रीदिंग ये जो प्रोसेस है वो हैपन होती है। रेस्पिरेटरी मसल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है और ये जो रेस्पिरेटरी मसल होते हैं दैट वर्क्स ओनली फॉर इंस्पिरेशन, मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस चालू है तो उस वक्त अगर हमें इंस्पिरेशन करना है उस वक्त ही हमें रेस्पिरेटरी मसल की ज़रूरत होती है, बिकॉज एक्सपिरेशन इज़ पैसिव प्रोसेस। तो दोस्तों हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो एक्सपिरेटरी पोर्शन होते हैं या जो एक्सपिरेशन होता है वो पैसिव प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में ही हमें वर्कलोड देना पड़ता है। तो जैसे हमने अभी देखा कि जो इंस्पिरेशन होता है वहाँ पे ही एक्चुअली मसल की रेस्पिरेटरी मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये जो वर्क ऑफ इंस्पिरेशन किस तरह से हैपन होता है उसको अब हम देखेंगे। उसको 3 पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं। एक तो सबसे पहले वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सपांड लंग अगेंस्ट इलास्टिक फोर्सेस, मतलब लंग इलास्टिक फाइबर लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उसकी वजह से वो अपना शेप तुरंत ले लेता है, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क डन होना चाहिए। उसी कारण वहाँ पे लंग एक्सपांड हो गया और उसके अंदर एयर आएगी, तो वहाँ पे कॉम्प्लायंस वर्क की इन्वॉल्वमेंट रहती है। नेक्स्ट जो वर्क ऑफ इंस्पिरेशन रहेगा वो वर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम विस्कोसिटी ऑफ लंग एंड चेस्ट वॉल, मतलब वहाँ पे जो लंग्स के अंदर जो विस्कोसिटी प्रेजेंट है या चेस्ट वॉल के अंदर जो विस्कोसिटी उत्पन्न हुई है उसके अगेंस्ट भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है या वहाँ पे मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है। और थर्ड जो पार्ट है वो वर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम एयरवे रेजिस्टेंस, एयरवे के अंदर जो बहुत सारा रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है या रहता है उसके अगेंस्ट भी हमें वहाँ मस्कुलर या एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से वर्क ऑफ इंस्पिरेशन में 3 तरह के डिविजन्स होते हैं कि एक तो लंग्स की अंदर जो इलास्टिक कैपेसिटी रहती है या इलास्टिक रिकॉइलिंग टेंडेंसी रहती है उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना है। दूसरा चेस्ट में जो विस्कोसिटी या लंग्स के अंदर जो विस्कोसिटी है या चेस्ट वॉल में जो विस्कोसिटी है उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना है। और एयरवे के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट भी हमें वर्क करना होता है वहाँ, इसीलिए वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत या मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट होती है। नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन में अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन कर रहा है तो वहाँ पे 2 to 3% ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपांड होती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी
एक्सपांड होती है। तो दोस्तों अब हम लंग कैपेसिटीज़ क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों लंग कैपेसिटी यानी द वॉल्यूम ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग, मतलब कितनी अमाउंट या कितने वॉल्यूम में लंग्स के अंदर एयर आ रही है और फिर लंग्स के अंदर से बाहर एयर एक्सपायर हो रही है, उसे हम लंग कैपेसिटी कहते हैं। ये जो लंग कैपेसिटी होती है वो जिस यंत्र से काउंट किए जाता है उसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया चलती है, मतलब जिसके मदद से हम लंग कैपेसिटीज़ को काउंट करते हैं, उसे हम स्पायरोमेट्री कहते हैं। तो ये जो स्पायरोमेट्री होती है वो एक्चुअली विच इज़ काउंट बाय विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर, मतलब स्पायरोमीटर की मदद से स्पायरोमेट्री को हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पायरोमीटर होता है उसके दो टाइप्स रहते हैं, हमें उस यहाँ तक दो ही टाइप्स रहते हैं, उनका ही ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट स्पायरोमीटर और सेकंड टाइप जो होता है वो फ्लो सेंसर बेस्ड स्पायरोमीटर। पहला होता है वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट स्पायरोमीटर और सेकंड जो होता है फ्लो सेंसर बेस्ड स्पायरोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें स्पायरोमीटर जो है या जो स्पायरोमेट्री प्रोसेस है उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं उनको याद रखना होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्पायरोमेट्री मतलब क्या है, उसका यूज़ क्या है और उसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो उसे अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला इंडिकेशन है टू डिफ्रेंशिएट इन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़, मतलब लंग डिसीज़ जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव है या रेस्ट्रिक्टिव है उसको देखने के लिए स्पायरोमेट्री की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या, रेस्ट्रिक्टिव मतलब क्या। तो ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या, हम इंस्पिरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सपिरेशन करने की बात आती है तब हमारे जो अल्वियोलाई होते हैं वो श्रिंक होते हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, उस वजह से हम अच्छी तरह से एक्सपिरेशन नहीं कर पाते हैं, मतलब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है, आस्थमा में उत्पन्न होती है, ब्रोंकाइटिस में उत्पन्न होती है। वहाँ पे वाइटल कैपेसिटी अफेक्ट नहीं होती है, मतलब जो सांस हम लेते हैं अंदर उसे अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम एक्सपायरेशन करते हैं उस वक्त वो पूरी तरह से एक्सपायर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अल्वियोलाई होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ में अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन आएगी। और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़, रेस्ट्रिक्टिव मतलब क्या, हमें सांस अंदर लेने में भी प्रॉब्लम होती है और बाहर छोड़ने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ न्यूमोनिएटिक कंडीशन है या प्लूरल इफ्यूजन है या वहाँ पे कुछ कैंसर ग्रोथ हो गई है, उस वजह से वहाँ पे लंग के रीजन में पेन होता रहता है, इस वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये इस तरह से रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमें स्पायरोमेट्री की मदद से हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इंडिकेशन हम देखेंगे तो अर्ली डिटेक्शन एंड मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज़ लाइक COPD, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ जो कंडीशन होती है, ये जनरली हमें जो चेन स्मोकर्स होते हैं या जो लोग गिरनी में काम करते हैं या कपड़े की मिल में काम करते हैं या एस्बेस्टोसिस जैसे लक्षण आपने सुने होंगे, इनमें जनरली ये COPD जैसी कंडीशंस उत्पन्न होती है। तो उसकी अर्ली डिटेक्शन के लिए या मॉनिटर उसकी प्रोग्रेस कैसी है उसे जांचने के लिए हम स्पायरोमेट्री की मदद लेते हैं। या फिर थर्ड जो पॉइंट है वो हाई रिस्क इंडिविजुअल स्क्रीनिंग में सहायक होती है। जैसे चेन स्मोकर्स जो है उनमें हमें उनकी लंग्स का फंक्शन कैसे चल रहा है या लंग की कैपेसिटी कैसी है उसे काउंट करने के लिए भी स्पायरोमेट्री की मदद लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल हजार्ड्स लाइक एयर पोल्यूशन। अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है और उसकी वजह से किसी व्यक्ति को बार बार तकलीफ हो रही है तो हम उसकी लंग कैपेसिटी स्पायरोमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स हमें याद रखना है। टू सी द इफेक्ट ऑफ प्राणायाम, मतलब हम अगर कोई व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है तो अगर प्राणायाम करने से पहले उस व्यक्ति की लंग कैपेसिटी कितनी थी और प्राणायाम करने के बाद उसकी लंग कैपेसिटी बढ़ी है या नहीं, ये भी हम स्पायरोमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। उसके जैसे ही हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक मैनेजमेंट हम करते हैं, मतलब पंचकर्म में किसी को वमन दिया, मतलब समझो किसी ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट है और उसको हमने वमन दिया, तो वमन देने के पहले और वमन देने के बाद अगर हम उसकी स्पायरोमेट्री करके देखेंगे तो हमें वहाँ पे लंग कैपेसिटीज़ में चेंजेस क्या क्या आते हैं वो भी हम काउंट कर सकते हैं। या फिर अब किसी व्यक्ति को हमें कुछ मेडिसिन चालू करने हैं, यहाँ पे उन्होंने वर्धमान पिप्पली रसायन का इफेक्ट देखा है, तो उसे देखने के लिए भी उसकी लंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो उसकी इफेक्ट देखने के लिए भी हम स्पायरोमेट्री से उसे देख सकते हैं। या फिर अदर पल्मोनरी फंक्शंस जो है उनको देखने के लिए भी हम स्पायरोमेट्री की मदद ले सकते हैं। तो पहले तो हमने इंडिकेशंस देख लिए, अब हम उसके स्पायरोमेट्री के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है, मतलब किन चीज़ों में स्पायरोमेट्री नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए
1 महीने पहले, मतलब लेटेस्ट अगर किसी व्यक्ति की आई की सर्जरी हुई है, मतलब आंखों की कोई सर्जरी हुई है, या फिर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जैसी कंडीशन उत्पन्न हुई है, या किसी व्यक्ति की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, या किसी व्यक्ति को स्ट्रोक या पैरालिसिस जैसी कंडीशन उत्पन्न हुई है, जैसे बेल्स पाल्सी जैसी कंडीशन उत्पन्न हुई है, उस कंडीशन में हम उसे स्पायरोमेट्री करने को नहीं बोलते हैं। और चलो यहाँ पे हमने देख लिया कि इंडिकेशंस देख लिए, काउंटर इंडिकेशंस देख लिए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि वो एक्चुअली कोई व्यक्ति स्पायरोमेट्री करने के लिए गया, लेकिन उसने अगर कुछ गलत काम किया है, मतलब स्पायरोमेट्री करने से पहले जो अपत्य है, मतलब जो नहीं करना चाहिए वैसे काम किए, तो उस व्यक्ति में क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। मतलब कंडीशन दैट अफेक्ट स्पायरोमेट्री रिजल्ट, मतलब स्पायरोमेट्री रिजल्ट जो एक्चुअल आना चाहिए लेकिन उस व्यक्ति ने किया हुआ दुर्व्यवहार है, या उस व्यक्ति को नहीं बोली थी ये चीज़ करने को लेकिन फिर भी उसने वो की, तो उस वजह से भी स्पायरोमेट्री की जो रीडिंग्स है वो अफेक्ट होती है। वो कौन सी कंडीशन रहती है वहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग करता है बिफोर 4 to 6 आवर्स ऑफ स्पायरोमेट्री, तो उस कंडीशन में भी हम देख सकते हैं कि उसके स्पायरोमेट्री के रिजल्ट्स वेरी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ब्रोंकोडायलेटर्स लाइक साल्ब्यूटामोल उसका सेवन करता है, या फिर मतलब जो पंप होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करने वाले, उसका उसने अगर लिया है तो उस वक्त भी वहाँ पे उसके स्पायरोमेट्री के रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। या किसी व्यक्ति ने चाय पी ली है तो वहाँ पे भी क्योंकि गर्म रहता है तो उस वजह से कुछ वहाँ पे लंग कैपेसिटी थोड़ी बहुत अल्टर होती है, तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि उसमें स्पायरोमेट्री के रिजल्ट्स में वेरिएशन आ जाता है। उसके बाद किसी ने हेवी मील लिया है, हेवी मील लिया तो उस वक्त भी सांस वो व्यक्ति ठीक तरह से नहीं ले पाता है, और उस वजह से भी स्पायरोमेट्री के जो रिजल्ट्स है वो वेरी होते हैं। या फिर वायरल यूआरटी है, मतलब किसी व्यक्ति को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी उसकी स्पायरोमेट्री के जो रिजल्ट्स होते हैं वो वेरी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझ लिया इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कौन से ऐसी कंडीशन है जो स्पायरोमेट्री के रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। अब दोस्तों किसी व्यक्ति को हमें स्पायरोमेट्री देनी है तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम उसे जाएंगे उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को स्पायरोमेट्री देनी है उसको समझाएंगे, ठीक है। तो एक स्टेप बाय स्टेप उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इक्विपमेंट हमारे जो है स्पायरोमेट्री के वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं उसके बारे में देखेंगे। वी प्रिपेयर फॉर इक्विपमेंट। उसके बाद में हम देखेंगे कि वो सब्जेक्ट या जिसे हम स्पायरोमेट्री देने वाले हैं वो प्रिपेयर है कि नहीं, उसकी मन की तैयारी है कि नहीं, उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उसके बाद कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं स्पायरोमेट्री में। उसके बाद उसे हम बताएंगे कि उसको वो पूरे प्रोसीजर समझाने के बाद उसने वो एक्सेप्ट किया है कि नहीं, मतलब हम उसके तरफ से वो कुछ साइन वगैरह लेते हैं कि हम आपके शरीर पे आप स्पायरोमेट्री की प्रोसेस करने वाले हैं तो आप इसके लिए तैयार है कि नहीं, उसके एक्सेप्टेंस लेना है, उससे साइन करवाते हैं सब। उसके बाद उसको समझाते हैं कि हम उसको रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि हम स्पायरोमेट्री के जो प्रोसेस होती है वो रिपीट करते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसे राउंड्स होते हैं उसके, ठीक है। उसको पेशेंट को पूरा ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद हम उसका जो वैल्यू आएगी उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम अच्छी तरह से वाइजली उसको इंटरप्रेट करते हैं विद क्लिनिकल जो साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उसके साथ उनको इंटरप्रेट करते हैं। और उसके बाद फाइंडिंग्स हम जो आते हैं उसे कंसिडर करते हैं, और उसके बाद ही हम फाइनल इंटरप्रिटेशन करते हैं, और फाइनल हम अपना डायग्नोसिस या जो कुछ भी वैल्यू आई है उसे हम रखते हैं स्पायरोमीटर। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम स्पायरोमेट्री करने के बाद जो ग्राफ आएगा उसको हम स्पायरोग्राफ कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक समझा कि किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्पायरोमेट्री का महत्व होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक्स है वो अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।